डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस और फिर देखेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो इस पूरी यूनिट जो हमारी चल रही थी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम इस मतलब फर्स्ट पार्ट एंड हो जाएगा थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। उसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी तक हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी सबसे पहले आता है कि कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वो कैसे एक्सप्लेन किया वो हम इसमें देख लेते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली कलर्ड। ये तो हमें पता ही है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली जो है वो कलर्ड होते हैं। और क्यों कलर्ड होते हैं, इसका आंसर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो काफ़ी सारे रीजन से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने सुना भी होगा, यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। उसी में एक विजिबल रीजन भी आता है। और विजिबल रीजन में आपने विबग्योर का नाम सुना हुआ होगा बहुत अच्छे से, जिसको मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। हम लिखते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, VIBGYOR। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो विबग्योर है, मतलब ये हमारा विजिबल रीजन होता है। मतलब इस रीजन में हमारी आईज जो हैं देख सकती हैं, वो लाइट को देख सकती हैं, इस विजिबल रीजन की लाइट को। तो अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोई भी कुछ भी चीज़ अगर हमें कलर्ड दिखाई दे रही है, तो वो इसी वजह से दिखाई दे रही है कि वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, लाइट का जो एब्जॉर्प्शन हुआ होगा वो विजिबल रीजन से हुआ होगा। तो विजिबल रीजन क्योंकि कलर्ड होता है, इसीलिए चीज़ें जो है हमें कलर्ड दिखाई देती हैं। तो बात हो रही थी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एनर्जी गैप दिखाया, ये बताया कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड्स की वजह से, और वो जो है दो ग्रुप्स में टूट जाते हैं। एक हमारा ग्रुप होता है T2G और दूसरा होता है EG। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना स्मॉल है, इसमें लिखा हुआ है द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इज सो स्मॉल दैट इवन द विजिबल लाइट कैन कॉज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेट टू अदर। तो देखिए, T2G ऑर्बिटल में भी और EG ऑर्बिटल में भी हमारे पास, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। चाहे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लें, चाहे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले लें, तो दो ग्रुप्स में तो डिवीजन हो ही जाता है। अब दो ग्रुप्स में डिवीजन होने के बाद देखिए, सपोज मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये हमने यहाँ पर दो ग्रुप्स बना लिए। सपोज हम कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं और नीचे हमने बना दिया T2G ग्रुप और ऊपर हमने बना दिया EG ग्रुप। तो अगर नीचे यहाँ पर कहीं कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हो गई, डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन और हाँ, ये अगर ऊपर वाला EG नीचे वाला T2G है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक, उसको हम क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा की वैल्यू। ठीक, तो ये जो एनर्जी गैप है ये इतना स्मॉल होता है कि ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है ये विजिबल रीजन से कर लेता है। ठीक है, और विजिबल रीजन से क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस रीजन से कोई लाइट एब्जॉर्ब की, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, तो इसका ट्रांसफर जो है वो ऊपर हो जाता है, यानी EG ऑर्बिटल में, T2G ऑर्बिटल से वो EG ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब नीचे से ऊपर जाना, नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाना, या अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया उसने, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन हो गया है इलेक्ट्रॉन का। अगर वो नीचे वाले सेट से ऊपर वाले सेट में चला जाए तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया है। ठीक है, तो विजिबल, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रॉन था अपनी ग्राउंड स्टेट में, और जब वो ऊपर चला गया तो इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट हो गई। जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक्साइट ही होता है, तो नीचे वाली स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, और जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, तो बात हो रही थी ये कि दोनों के बीच का, T2G और EG के बीच का ये एनर्जी गैप बहुत कम है, और इतना कम है कि इसे जो ये लाइट है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो इसे इस विजिबल रीजन से मिल जाती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देती है।
तो ऐसे ही ट्रांजिशन को कि नीचे से ऊपर चला गया, सच ट्रांजिशंस आर कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो इन्हीं ट्रांजिशंस को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। डी क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला भी डी ऑर्बिटल है और ऊपर वाले भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो नीचे वाले डी ऑर्बिटल से बस ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में वो चला गया, तो इसलिए हम डी ट्रांजिशन इसको बोल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टेड वेवलेंथ्स, क्योंकि ये VIB GYOR जो हमने लिख दिया है ये सब लाइट्स हैं, ठीक, मतलब कलर्ड है, और इन सब की अपनी अपनी एक वेवलेंथ भी है। ये जो विजिबल रीजन हमारा होता है ये हमारा लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर होता है लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ये वेवलेंथ बताई गई है इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन होता है। तो अब जब अपनी वेवलेंथ है तो जिसकी वेवलेंथ है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, ठीक। और ये आप लोगों को ने शायद पढ़ा हुआ भी हो कि जब हम वायलेट से रेड की तरफ चलेंगे, यानी वायलेट से रेड की तरफ जाने पर हमेशा वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, और एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक, अगर हम वायलेट से रेड की तरफ चलेंगे, ठीक। तो अब इसने क्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एक सिलेक्टेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो क्या करता है, देखिए कलर हमें कैसे दिखाई देता है। इस विबग्योर से अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब कर ले, सपोज उसने एक ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो ग्रीन लाइट तो उसने एब्जॉर्ब की, तो एक लाइट तो वो एब्जॉर्ब करेगा और बाकी उसके अलावा जितनी भी लाइट्स होंगी, लाइट्स क्या होंगी, मतलब ये जितने भी कलर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। सिर्फ अगर उसने एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी वापस भेज देगा। और जो वो वापस भेजेगा कलर उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और वही कलर हमें दिखाई देता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ग्रीन हमें नहीं दिखाई देगा, फिर ये हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है, ठीक। अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की भी, कैसे हम पता लगाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जिस कलर की लाइट को भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो सिर्फ उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन बाकी सबको वापस भेज देगा, और जिनको वो वापस भेज देता है वो सब मिक्सचर बन के जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है, और वही कलर हमें दिखाई देता है। तो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया उस कलर का नहीं दिखाई देगा, जो उसने भेज दिया उस कलर का वो हमें दिखाई देगा। तो ग्रीन कलर अगर एब्जॉर्ब किया तो वो हमें रेड कलर का दिखेगा, अगर उसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया होता तो वो हमें ग्रीन कलर दिखता, क्योंकि ग्रीन और रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टेड वेवलेंथ्स कॉम्प्लेक्सेस अपीयर टू बी कलर्ड, तो वो कलर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रखा है TiH2O6, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ग्रीन एंड येलो रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। तो ये येलो और ग्रीन कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन से, और फिर क्या करेगा, देयरफॉर इट शुड शो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और फिर ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा जो एक्चुअल में पर्पल कलर होता है। और इसीलिए ये हमें जो है दैट इज वाई द कॉम्प्लेक्स शो डार्क पर्पल कलर, इसीलिए वो हमें डार्क पर्पल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ग्रीन और येलो का जो वापस हम मतलब ग्रीन येलो उसने एब्जॉर्ब किया और बाकी जो कलर उसने वापस भेज दिया उनका जो मिक्सचर बन के आया वो पर्पल कलर आया, और वो पर्पल कलर जो है डार्क पर्पल कलर, इसीलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको जब वो वापस भेजेगा तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा बस वो हमें वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक। अभी बताऊंगी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी, पहले हम ये लास्ट लाइन भी खत्म कर लेते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ द कलर, यानी कलर कितना डार्क है और कितना लाइट है, शोन बाय अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ 10dq। 10dq मतलब ये जो डेल्टा वैल्यू थी यहाँ पर Eg और T2g के बीच में जो डेल्टा वैल्यू थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कलर की इंटेंसिटी यानी वो कितना डार्क है और कितना लाइट है ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये बीच का एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका। तो इफ हायर द वैल्यू ऑफ 10dq, अगर 10dq की वैल्यू होगी ज़्यादा तो हमें कलर भी डीप दिखाई देगा, तो डीपर इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इंटेंसिटी जो कलर की है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ 10dq पर। अच्छा, अभी बात करते हैं इस बारे में कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए आपने कलर व्हील अगर आपने सुना हुआ हो तो हम उसको बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, बस आपको इसमें कलर भरने हैं जो अभी हमने लिखे थे VIBGYOR। तो सबसे पहले आप V से शुरू कर लीजिए, V
वी और आई एक ही बात है, मतलब आई के लिए हमें अलग से नहीं लिखना, वी के बाद हमें बी लिखना होता है। वी आई तो एक जैसा हो गया, फिर बी लिखेंगे हम इसमें, तो बी, बी के बाद क्या लिखा हुआ है जी, तो आप जी लिखेंगे। जी के बाद सॉरी जी लिखना था यहाँ पर, ये जी, जी के बाद क्या लिखा है वाई, वाई के बाद क्या लिखा है ओ, और ओ के बाद क्या लिखा है आर। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं जो भी कलर, जैसे वायलेट के सामने क्या आ रहा है येलो, तो वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो है, और रेड के सामने क्या आ रहा है ग्रीन, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, ग्रीन का रेड है तो रेड का ग्रीन है, वायलेट का येलो है तो येलो का वायलेट है, ब्लू का ऑरेंज है तो ऑरेंज का ब्लू है। तो बस जो आमने सामने कलर आ रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो येलो और ब्लू एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जहां पर भी ऐसे क्रॉस बन के आ रहा है बस वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएंगे। तो जैसे ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स था TiH2O6, ये क्या कर रहा था, येलो और ग्रीन को देखिए एब्जॉर्ब कर रहा था, तो येलो और ग्रीन के सामने क्या पड़ रहा है, एक तो रेड, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा था रेड, और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा था वायलेट, तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये डार्क पर्पल कलर आ जाएगा, तो वही कलर हमें दिखाई दिया। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो किया। एक तो बात ये आपको ध्यान रखने वाली, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब होगी तभी वो कॉम्प्लेक्स हमें कलर दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरी चीज हमें ये देखना है कि अगर D1 से लेकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है D9 तक, तो यहाँ पर कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल है नीचे वाले T2G ग्रुप से, या नीचे अगर EG ग्रुप है तो ऊपर T2G ग्रुप होगा, तो नीचे वाले ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है तो सिर्फ D1 से लेकर, D1 में पॉसिबल है, D2, D3, D4, D5 सब में पॉसिबल है D9 तक। लेकिन अगर आ गए D10, तो जिन पे भी D10 होगा जिन कॉम्प्लेक्सेस में, वहां पर हमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा, देखिए अभी देखते हैं। हमने क्या बनाया, नीचे हमने तीन सपोज T2G ग्रुप बना दिया था और हमने ऊपर EG ग्रुप बना दिया। अब अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने तो सारे भर जाएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ जाएंगे बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा भी तो जाएगा कहाँ, क्योंकि ये भी कंप्लीटली फिल्ड है और ये वाला ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसके पास ऊपर जाने के लिए कहीं कोई स्पेस ही नहीं है। तो फिर चाहे वो विजिबल रीजन से ही एब्जॉर्ब क्यों ना करे, वो जा ही नहीं पाएगा ऊपर, तो कलर हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए कलर नहीं दिख रहा है। तो कई बार इस तरह से छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको D10 वाला और बोल देंगे कि भाई लाइट विजिबल रीजन से ही एब्जॉर्ब की, लेकिन फिर भी वो कलर नहीं दिया उसने। तो क्यों नहीं कलर दिया, क्योंकि D10 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कलर शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद भी ऊपर नहीं जा पाएगा, एक्साइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। तो ऊपर अगर जगह होगी तो D9 तक ऊपर जगह होती है, तो नीचे तो हमने अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरी दिए हैं, तो ऊपर अगर हमें 9 करना है, नीचे के नहीं भर रही हूँ मैं, नीचे आप सपोज कर लीजिए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तब अगर सपोज यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये आराम से ऊपर, यहाँ पर एक अभी खाली जगह है ना, तो यहाँ पर वो आराम से आ सकता है। तो इसलिए D1 से लेके D9 तक हमें कलर जो है दिखाई देते हैं, बाकी हमें कलर फिर D10 में नहीं दिखते हैं। तो एक तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप ध्यान रख लीजिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किसी ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो वो किस कलर का दिखाई देगा, या कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने किस कलर को एब्जॉर्ब किया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए आपको कलर भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि विजिबल रीजन ही कलर्ड है, इसलिए विजिबल रीजन से अगर उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा कॉम्प्लेक्स ने, तभी वो कलर दिखाई देगा, अदरवाइज वो कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये था पूरा कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो ये इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन रही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या बोल देती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, फिर उसके बेसिस पर हम उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर तो बात करेंगे कि हम कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की या किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं है। अगर पेयर्ड है तो क्या है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखा भी होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस या को सब्सटेंस हमारे पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो आगे लिखा है कि द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज सक्सेसफुल इन टेलिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी ज्योमेट्री। तो किसी भी ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स में
चाहे टेट्राहेड्रल ले लीजिए, चाहे स्क्वायर प्लानर ले लेंगे, चाहे ऑक्टाहेड्रल, कोई भी ज्योमेट्री ले लें, उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? विद द नॉलेज ऑफ अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स वन कैन प्रेडिक्ट वेदर द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाने के बाद हम बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। जैसे ये क्वेश्चन, ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो सिलेबस है हमारा वो बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक से उठाया हुआ है। तो बीएससी थर्ड ईयर की प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि COF6 और CONH3 के बारे में, कि ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन COF6 जो है वो पैरामैग्नेटिक है और CONH यानी कोबाल्ट एमीन जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो अब हम वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि COF6 पैरामैग्नेटिक क्यों है और CONH3 डायमैग्नेटिक क्यों है। तो वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी है, इसको हम आगे देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन बन के आती है इसकी। तो इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस CO is present in the form of CO3+। देखिए, अब ये CO3+ हमें कैसे मालूम पड़ गया? जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये COF6 है या CONH3 दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा मेटल एटम है, कोबाल्ट यहाँ पर मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताई भी थी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम दोनों में इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो हमारे पास CO3+ निकल के आएगी। अब जब CO3+ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन से बोथ आर D6 कॉम्प्लेक्सेस। तो फिर हम देखेंगे कि कोबाल्ट के D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो D6 कॉम्प्लेक्सेस का क्या कैसे पता चला हमें? देखिए, कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 3D आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, यानी वैलेंशियल कन्फिग्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ बाहर का बता रही हूँ। 3D7 4s2, ठीक है, 27 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, ठीक। तो 3D7 4s2 होता है ये। अब ये कह रहे हैं कि कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो अगर CO +3 स्टेट में है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो क्या बचेगा? बचेगा 3D6। तो इसका मतलब D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम इसको D6 कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं, ठीक। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हमारे D6 कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर हमें क्या चेक करना है? फिर हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि ये जो F है और जो इसमें NH3 है ये किस टाइप के लिगेंड है, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, अगर आप वहाँ जाकर चेक करेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि F- हमारा वीक लिगेंड है और NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे मालूम पड़ा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हमारे पास 2 लिगेंड दिए हुए हैं, उनमें कंपेरिजन करना है, तो जो भी लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे मतलब शुरुआत में आ रहा होगा, पहले जो आएगा वो हमारा वीक लिगेंड होगा और जो दूसरा होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग। बाद में आने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और शुरू में आने वाले वीक लिगेंड्स होते हैं। तो F- क्योंकि NH3 से पहले आ रहा है तो इसलिए वो वीक लिगेंड है और NH3 जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब जब हमें वीक और स्ट्रॉन्ग का मालूम पड़ गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वीक से हमारे कौन से स्पिन, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और एक हाई स्पिन। तो एक तो हमारा वीक लिगेंड है, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इससे हमारे कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे? वीक वाले से हाई स्पिन। इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? मैंने आपसे कहा था आपको सिर्फ HW याद रखना है। W मीन्स वीक लिगेंड्स, H मीन्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यानी यहाँ पर बनेंगे आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। और स्ट्रॉन्ग वाले से ठीक इसके उल्टे बन जाएंगे, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। अब आपको सिर्फ इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, बस और कुछ नहीं, और उस फिलिंग से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन की और ये देखा कि D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और कंडीशन क्या होगी? वीक में हो जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हो जाएंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड किसमें थे? वीक वाले में, यानी COF6 में। तो अगर COF6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है कि वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। वाइल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है, सारे पेयर्ड हैं,
तो इसलिए डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तो जैसे हमें पता भी चल रहा है, लो स्पिन का मतलब है हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम ही मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 0 मिला। हाई स्पिन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो इस बेसिस पर हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। तो अभी हमने ये तो पता लगाया कि हाई स्पिन और लो स्पिन। अब बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको करके देखनी। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। ये था हमारे पास CO+3 था, वो +3 तो हमें मालूम पड़ गया। हमारे पास था F लीगेंड, तो F- लीगेंड, तो इसका मतलब वो है एक वीक लीगेंड, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम पड़ी थी कि D6 कॉम्प्लेक्स है, और एक और हमें क्या मालूम था कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बस अगर हमें ये सब चीज़ें मालूम है तो फिर हम इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो क्रिस्टल फील्ड डायग्राम है वो हम बना सकते हैं इजीली। भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब नीचे कौन से ग्रुप गया होगा, नीचे हमारा T2G ग्रुप गया होगा, ठीक है। और ऊपर कौन सा ग्रुप गया होगा, ऊपर EG ग्रुप गया होगा। ये सब तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये तो आपको आता ही है। अब हमें इसमें फिल कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि D6 है, D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक, दूसरा इसमें जाएगा और तीसरा यहाँ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा बस आपने डिसाइड करना है कि कैसे आप पता लगाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि आपने देखा वीक लीगेंड है, तो वीक लीगेंड से आपको HW याद आएगा। और HW में क्योंकि वर्ड है हाई, हाई का मतलब ये नीचे हो गया और ये हाई, ये लो हो गया और ये हाई, ऊपर वाला। हाई मीन्स ऊपर वाला, तो इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन 4th नंबर का ऊपर जाएगा, हाई ऊपर, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो वीक लिगेंड से हमें ये मालूम पड़ा कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, और हाई स्पिन से हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाई मीन्स ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4th नंबर वाला। फिर 5th नंबर वाला दूसरे में जाएगा। अब 6th इलेक्ट्रॉन के पास क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो उसे तो पेयर अप होना ही पड़ेगा, तो वो यहाँ नीचे पेयर अप हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ये 1, ये 2, यहाँ पर 3 और ये 4। तो यहाँ बचे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए COF6 जो है वो हमारा डाईमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें अपने दूसरे लीगेंड की, जो हमने NH3 लीगेंड देखा, ठीक है। NH3 हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर पता लगा लिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग है, लीगेंड है, और ये भी हमारा D6 कॉम्प्लेक्स है क्योंकि CO+3 स्टेट में है, और ये भी हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल हमें कैसे मालूम पड़ रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों में ही 6 नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं, ठीक है। 6 लीगेंड्स जहाँ भी होंगे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन के आएगी। फिर से हम इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। और स्प्लिटिंग डायग्राम में फिर हमारा ये T2G ग्रुप हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा EG ग्रुप, ठीक। फिर से हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1, ये 2, ये 3, ठीक। अब यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से वही बात आएगी। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और हम देख चुके हैं पहले कि हाई से वीक लीगेंड, मतलब वीक लीगेंड से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग से कौन से बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन का मतलब नीचे ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लो ही रहेगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन जो है यही रहेगा, 5th इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, सबकी पेयरिंग हो गई। जब सबकी पेयरिंग होगी तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो बस ये बहुत आसान सा तरीका है इसको निकालने का कि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको एक बार ये मालूम पड़ जाए कि ये वीक लीगेंड है या ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, फिर आप इजीली इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो और इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है इसीलिए इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप हो गए हैं। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में ठीक इसकी उल्टी हो जाती है, डेल्टा कम हो जाता है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा। तो क्योंकि डेल्टा कम है तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें पहले ऊपर जाता है और उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंड फील्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो कलर थी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, ये इसकी एप्लीकेशंस में आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्या कमियां रह गई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पूछ लेंगे, फिर किसी एक कॉम्प्लेक्स में आप उसकी स्प्लिटिंग को बता दीजिए। ऐसे भी आ सकता है कि आप उसकी एप्लीकेशन बताइए किसी कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आप बता देंगे वहाँ पर, जैसे मैंने आपको सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब स्प्लिटिंग बताई थी वो सारा कुछ जो मैंने बताया था वो सब आपको लिखना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूछा तो टेट्राहेड्रल बता सकते हैं, स्क्वायर प्लैनर में बता सकते हैं, और उसके बाद
एक क्वेश्चन उसी में ऐड कर देंगे कि लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होगी, तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पहली लिमिटेशन अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम्स दैट मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसने ये एज्यूम किया था कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, क्योंकि उसने मेटल और लीगेंड को पॉइंट चार्जेस जो है एज्यूम किया था और ये बोला था कि दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है यानी आयनिक इंटरेक्शन जो है वो होता है, तो उसको इसने एज्यूम किया था। बट इससे क्या हुआ, इट गिव्स नो अकाउंट फॉर द पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। लेकिन ऐसा पाया गया कि कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्ड में पार्शियल यानी आंशिक रूप से कोवेलेंट करेक्टर भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दी। फिर नंबर सेकंड पॉइंट है, द थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या करा कि सेंट्रल एटम के सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात की एंड देयर स्प्लिटिंग इज स्टडी, और उनकी स्प्लिटिंग को ही स्टडी किया। भाई डी ऑर्बिटल्स थे और लीगेंड उनके पास आए, कुछ ऑर्बिटल्स ने ज़्यादा रिपल्शन फील किया, कुछ ने कम रिपल्शन फील किया, तो डी ऑर्बिटल्स जो डी जनरेट थे वो टूट गए दो ग्रुप्स में और उनकी स्प्लिट मतलब वो स्प्लिटिंग हो गई। लेकिन द अदर ऑर्बिटल्स कौन कौन से, जैसे एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है ऑफ सेंट्रल मेटल आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन एस और पी ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। The theory is unable to explain why a certain ligand causes a large splitting while the other is small. ये थ्योरी ये तो बता पाई कि हाँ भाई ये स्ट्रांग है और ये वीक है, लेकिन वो स्ट्रांग क्यों है, क्यों वो एक लार्ज स्प्लिटिंग कॉज कर रहा है, क्यों कोई कम स्प्लिटिंग कॉज कर रहा है, उसका रीजन इसने नहीं दिया। तो फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी हैज नो एक्सप्लेनेशन वाई H2O इज अ स्ट्रॉन्गर लीगेंड देन OH माइनस। तो उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो दे दी, उसने ये बता दिया कि भाई OH माइनस के बाद जो है H2O आएगा, जो बाद में आएंगे वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, जो शुरू में आ जाएंगे वो वीक लीगेंड है। तो ये तो बता दिया कि H2O स्ट्रॉन्गर है OH से, लेकिन क्यों है ऐसा उसका रीजन उसने नहीं दिया। दिस थ्योरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। इस थ्योरी ने कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग को बताया ही नहीं, कोई उसने उसके अकॉर्डिंग कोई पाई बॉन्डिंग है ही नहीं। तो दिस इज सीरियस ड्रॉबैक विद द थ्योरी, और ये सबसे बड़ी कमी थी इस थ्योरी की, बिकॉज पाई बॉन्डिंग इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस में तो पाई बॉन्डिंग पाई जाती है और पाई बॉन्डिंग के बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही, यानी सबसे बड़ी कमी रही। और लास्ट लिमिटेशन ये थी कि द थ्योरी डज नॉट गिव एनी वेटेज टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लीगेंड्स। इसने लीगेंड्स के ऑर्बिटल को तो कोई वेटेज नहीं दी, मतलब लीगेंड्स के ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं करी। Therefore, all properties related to ligand orbitals and their interaction with metal orbitals remain unexplained. तो उससे हुआ क्या कि ligand के orbitals का क्या रहा भाई, उसकी properties ligand के orbitals की और उनका metal orbitals के साथ क्या interaction रहा, वो सब कुछ जो है अनएक्सप्लेन्ड रह गया, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाई। ठीक है, और इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए फिर लीगेंड फील्ड थ्योरी आई, तो उसने ये सारी कमियों को दूर किया। तो वो तो खैर बड़ी क्लासेस की बात है, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखनी थी, तो वो ये सारी लिमिटेशंस है इसकी। तो आज हमने बात की एप्लीकेशन और लिमिटेशंस दोनों के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, और फिर ये मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो ये फर्स्ट पार्ट था यूनिट का वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।